उसने नल खोल दिया। उसने उसके बाद किया पूछा था। उसने उसके जवाब में किया कहा था। उसे याद था, अभी तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आएगी भी नहीं, एक है नहीं। वक़्त आएगा जब तुम सब कुछ समझ जाओगे। हर शख्स पर एक वक़्त आता है जब वो सब कुछ समझने लगता है। जब कोई मामा, मामा नहीं रहता। मैं उस दौर से गुज़र रही हूँ, तुम पर वो है, दौर आइंदा कभी आएगा। उसके बाद तुम देखना, क्या तुम्हें हँसी आती है? सालार को एक और अबकाई आई। उसे अपनी आँखों से पानी बहता हुआ महसूस हुआ। ज़िंदगी में हम कभी न कभी उस मकाम पर आ जाते हैं, जहाँ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ़ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ-बाप, कोई बहन-भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता है कि हम किसके लिए पैदा हुए हैं। चलता है कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है ना हमारे सर के ऊपर कोई आसमान, बस सिर्फ़ एक अल्लाह है, जो हमें इस ख़ला में भी थामे हुए है। फिर पता चलता है, हम ज़मीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा की वक़ात नहीं रखते। फिर पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ़ हमें फ़र्क पड़ता है। सिर्फ़ हमारा किरदार ख़त्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। सालार को अपने सीने में अजीब-सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने बहते हुए पानी को मुँह में डाला। उसे एक बार फिर अबकाई आई। उसके बाद हमारी अक्ल ठिकाने आ जाती है। वो उस आवाज़ को अपने ज़हन से झटकने की कोशिश कर रहा था। उसे हैरानी हो रही थी, वो उसे उस वक़्त क्यों याद की थी? उसने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने शुरू कर दिए। चेहरे को एक बार फिर पूंछने लगा। आफ्टर शियो की बोतल खोलकर उसने गालों पर मौजूद उन ज़ख्मों पर लगाना शुरू कर दिया, जहां अब उसे पहली बार तकलीफ हो रही थी। वॉशरूम से बाहर निकलते हुए उसे एहसास हो रहा था कि उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। वो अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। मुझे मदद की जरूरत है, अपना चेकअप करवाना है। वो नहीं जानता था उसे एकदम वहां वहशत क्यों होने लगी थी। उसे अपना सांस वहां बंद होता महसूस है हो रहा था, यूं जैसे कोई उसकी गर्दन पर पांव रखे आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल रहा था। क्या यह मुमकिन है कि सब लोग मुझे इस तरह भूल जाएं? उस तरह उसने अपनी वार्डरोब से नए कपड़े निकालकर एक बार फिर कुछ देर पहले का पहना हो अल्बास बदलना शुरू कर दिया। वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहता था। उसे अपने अपार्टमेंट से एकदम खौफ महसूस होने लगा था। उस रात घर आकर वो तकरीबन सारी रात जागता रहा था। एक अजीब सी कैफियत ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। ज़हन ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि इसे इस तरह भला दिया गया है। वो माँ बाप की ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो हमेशा हासिल करता रहा था। कुछ उसकी हरकतों की वजह से भी सिकंदर उस्मान और तीबा को इसके मामले में बहुत ज़्यादा महतात होना पड़ा था। वो हमेशा ही उसके बारे में फ़िक्रमंद रहे थे, मगर अब एकदम चंद दिनों के लिए वो जैसे सबकी ज़िंदगी से निकल गया था। दोस्तों की, बहन-भाइयों की, माँ-बाप की। वो अगर इस बीमारी के दौरान वहाँ इस अपार्टमेंट में मर जाता, तो किसी को पता तक नहीं चलता। शायद तब तक जब तक उसकी लाश गलने-सड़ने न लगती। और इस मौसम में ऐसा होने में कितने दिन लगते? वो इस रात एक-एक घंटे के बाद अपने आंसर फ़ोन को चेक करता रहा। अगला पूरा हफ्ता उसने उसी बेयकीनी के आलम में अपने अपार्टमेंट में गुज़ारा। पूरे हफ्ते के दौरान उसी कहीं से कोई कॉल नहीं मिली। क्या ये सब लोग मुझे भूल गए हैं? वो वहशत ज़दा हो गया। एक हफ्ता तक बेवकूफ़ों की तरह किसी की कॉल का इंतज़ार करते रहने के बाद उसने खुद सबसे राब्ता की कोशिश की। वो उन्हें फ़ोन पर बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, वो किस कैफ़ियत से गुज़रा था। वो उनके साथ शकवा करना चाहता था, मगर हर एक से राब्ता करने पर उसे पहली बार यूँ महसूस हुआ, जैसे किसी को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। हर एक के पास अपनी मसरूफ़ियात की तफ़सीलात थीं। सिकंदर और तीबा उसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी सरगर्मियों से आगाह करते रहे। वो वहाँ क्या कर रहे थे, कितना एन्जॉय कर रहे थे। वो कुछ गायब दिमागी के आलम में उनकी बातें सुनता रहा। तुम एन्जॉय कर रहे हो अपनी छुट्टियाँ। बहुत लंबी चौड़ी बात के बाद तीबा ने बलाखिर उससे पूछा। मैं? हाँ, बहुत। वो सिर्फ 3 लफ्ज़ बोल सका। वो वाक़ई नहीं जानता था कि उसे तीबा से क्या कहना।
क्या बताना चाहिए? बारी-बारी सबसे बात करते हुए वो पहली बार इस किस्म की सूरत हाल और कैफियत से दो-चार हुआ था। इनमें से हर एक को बुनियादी तौर पर सिर्फ अपनी ही मालूमात से दो-चार हुआ था। ज़िंदगी से दिलचस्पी थी। शायद वो उन्हें अपने साथ होने वाले वाक़ियात बताता, तो वो उसके लिए तशवीश का इज़हार करते, परेशान हो जाते, मगर वो सब बाद में होता। उसके बताने के बाद, इससे पहले उनकी ज़िंदगी के दायरे में उसकी ज़िंदगी कहाँ आती थी? किसको दिलचस्पी थी ये सुनने में कि उसके चंद दिन किस तरह गायब हो गए? और शायद तभी उसने पहली बार सोचा, अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई, तो किसी दूसरे को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दुनिया में क्या तब्दीली आएगी? मेरा ख़ानदान क्या महसूस करेगा? कुछ भी नहीं। चंद दिनों के दुःख के अलावा और कुछ भी नहीं। और दुनिया में तो शायद चंद लम्हों के लिए भी कोई तब्दीली ना आए। सालार सिकंदरा अगर गायब हो जाए, तो वाक़ई किसी दूसरे को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? चाहे उसका आईक्यू लेवल प्लस 150 हो, वो अपनी सोचों को झटकने की कोशिश करता, मगर ऐसी मायूसी और इस तरह की ज़हनी हालत, आखिर मुझे हो क्या गया है? अगर सब लोग कुछ दिनों के लिए मुझे भूल भी गए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, मैं भी तो बहुत बार भाला गे से लोगों के साथ राब्ता नहीं रख पाता। फिर अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो? मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अगर वाक़ई में मैं इस बेहोशी से वापस ना आता तो? अगर मीर अबखार कम ना हुआ था? अगर सीने या पीठ का वो दर्द ख़त्म ना होता? अपने ज़हन से वो ये सब कुछ झटकने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहता? ये तकलीफ़ से ज़्यादा खौफ़ था, जिसका शिकार वो इस अचानक बीमारी के दौरान हुआ था। शायद मैं कुछ ज़्यादा हसास होता जा रहा हूँ। वो सोचता, वरना एक मामूली सी बेहोशी को ख्वाह-मख्वाह हुआ बनाकर सर पर क्यों सूरा कर रहा हूँ? वो झंझलाता, कम इज़ कम अब तो ठीक हो चुका हूँ, फिर आखिर आप मुझे क्या तकलीफ़ है कि मैं उस तरह मौत के बारे में सोच रहा हूँ? आखिर पहले भी तो कई बार बीमार हो चुका हूँ, खुदकशी की कोशिश कर चुका हूँ। जब मुझे किसी खौफ ने तंग नहीं किया, तो अब क्यों मुझे इस तरह के खौफ तंग करने लगे हैं? उसकी अलझन और इत्तराब में अज़ाफ़ा होता जा रहा था, और फिर मुझे तो बुखार की वो तकलीफ़ ठीक से याद भी नहीं। मेरे लिए तो ये सिर्फ़ ख़वाब या कोमा की तरह है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो मुस्कुराने की कोशिश करता। क्या चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही हो? क्या बीमारी? या फिर ये बात कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को मेरी याद नहीं आई, ख़याल तक नहीं, मेरे अपने लोगों को भी, मेरे फ़ैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को। माय गॉड! तुम्हें क्या हुआ है सालार? यूनिवर्सिटी खुलते ही पहले ही दिन सेंड्रा ने उसे देखते ही कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम भी मार रहे हो? उसे तशवीश हुई। हाँ, थोड़ा बहुत, मगर मुझे तो नहीं लगते कि तुम थोड़े बहुत बीमार रहे हो। तुम्हारा ओज़न कम हो गया है और आँखों के गर्द हल्के पड़े हुए हैं। क्या बीमारी थी तुम्हें? कुछ नहीं, थोड़ा-सा बुखार और फूड पॉइज़निंग। वो फिर मुस्कुराया। तुम पाकिस्तान गए हुए थे? नहीं, यहीं था। मगर मैंने तो तुम्हें न्यूयॉर्क जाने से पहले कई बार रंग किया। हमेशा आंसर फ़ोन ही मिला। तुम ये रिकॉर्ड करवा देते कि तुम पाकिस्तान जा रहे हो। जस्ट स्टॉप उठ। वो बेअख्तियार झंझलाया। सवाल पर सवाल करती जा रही हो तुम। सेंड्रा हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। तुम मेरी बीवी तो नहीं हो कि उस तरह बात कर रही हो तुम? हो मुझसे? सालार क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बस तुम खत्म करो ये सारी बात। क्या हुआ? क्यों हुआ? कहाँ रहे? क्यों रहे? रब्श सेंड्रा चंद लम्हे बोल नहीं सकी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह री-एक्ट करेगा। सेंड्रा उस दिन इससे ये सारे सवाल पूछने वाली अकेली नहीं थी। उसके तमाम दोस्तों और जानने वालों ने उसे देखते ही कुछ इस तरह के सवाल, तबसरे या तासरात दिए थे। वो दिन खत्म होने तक बड़ी तरह झंझलाहट का शिकार हो चुका था, और किसी हद तक मुश्ताइल भी। वो कम इज़ कम हो चुका था। उन सवालों को सुनने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आया था। उस तरह के तबसरे उसे बार-बार याद दहानी करवा रहे थे कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत ज़रूर हो चुका है, और वो उन एहसासात से छुटकारा पाना चाहता था। मूवी देखने का प्रोग्राम है, उस वीक एंड पर। चलोगे?
दानिश इस दिन उसके पास आया हुआ था। हाँ, चलूँगा। सालार है, तैयार हो गया। फिर तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पक कर लूँगा। दानिश ने प्रोग्राम तय किया। दानिश प्रोग्राम के मुताबिक उसे लेने के लिए आ गया था। वो कई हफ्तों के बाद किसी सिनेमा में मूवी देखने के लिए आया था और उसका ख्याल था कि कम इज़ कम इस रात वो एक अच्छी तफरीह में कुछ वक्त गुजार सकेगा। मगर मूवी शुरू होने के 10 मिनट बाद उसे वहां बैठे-बैठे अचानक शदीश कसम की घबराहट होने लगी। सामने स्क्रीन पर नजर आने वाले किरदार से कुटपुतलियां नजर आने लगे, जिनकी हरकत और आवाजों को वो समझने से कासिर था। वो कुछ भी कहे बगैर बहुत आहिस्तगी के साथ उठकर बाहर आ गया। वो पार्किंग में बहुत देर तक दानिश की गाड़ी के बोंट पर बैठा रहा, फिर एक टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट पर वापस आ गया। प्रोफेसर रॉबिन्सन अपना लेक्चर शुरू कर चुके थे। सालार ने अपने सामने पड़े पेपर पर तारीख और टापक लिखा। वो इकनॉमिक रिसेशन के हवाले से बात कर रहे थे। सालार हमेशा की तरह उन पर नजरें जमाए हुए था, मगर उसका ज़हन गैर हाजिर था और ये इसके साथ जिंदगी में पहली बार हुआ था। वो उन्हें देखते हुए कहीं और पहुंच गया था। कहाँ, वो ये भी नहीं बता सकता था। एक अमेज से दूसरे अमेज, दूसरे से तीसरे, एक सीन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक आवाज से दूसरी, दूसरी से तीसरी। इसका सफर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ नहीं। सालार, चलना नहीं है। सेंड्रा ने उसका कुंधा हिलाया। वो चौंक गया। क्लास खाली थी। सिर्फ सेंड्रा उसके पास बैठी हुई थी। उसने बेयकीनी से खाली क्लास को और फिर वाल क्लाक को देखा, फिर अपनी रस्टवॉच को। प्रोफेसर रोबंसन कहाँ गए? बेअख्तियार उसके मुन्ना से निकला। क्लास खत्म हो गई। वो चले गए। सेंड्रा ने कुछ हैरान होते हुए उसे देखा। हो गई? उसे जैसे यकीन नहीं आया। हाँ, सालार ने बेअख्तियार अपनी आंखों को मसला और फिर अपनी सेठ की पष्ट से टेक लगा ली। वह चीज जो उसे प्रोफेसर रो बंसन के लेक्चर के बारे में याद थी, वो सिर्फ टॉपिक था। उसके बाद वो नहीं जानता था कि उन्होंने क्या कहा था। तुम कुछ अपसेट हो? सैंड्रा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ देर के लिए यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ। ओके, सैंड्रा ने उसे देखते हुए कहा और अपनी चीजें उठाकर बाहर चली गई। वो अपने सीने पर बाजू बांधे सामने नजर आने वाले राइटिंग बोर्ड को देखने लगा। आज ये तीसरी क्लास थी जिसमें उसके साथ ये हुआ था। उसका ख्याल था यो यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करने के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। वो डिप्रेशन के उस फेज से बाहर आ जाएगा जिसका वो तब तक शिकार था। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो यूनिवर्सिटी में भी मुकम्मल तौर पर इस जहनी इंतशार का शौका था जिसमें वो इतने दिनों से था। पहली बार उसका दिल पढ़ाई से भी अचाट हो रहा था। वहां हर चीज उसे मसनूई लग रही थी। वो जिंदगी में पहली बार सही मानों में डिप्रेशन का शिकार हुआ था। स्टडीज, यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स, क्लब, पार्टीज, रेस्टोरेंट्स, सैर व तफरीह, हर चीज उसके लिए बेमानी होकर रह गई थी। उसने दोस्तों से मिलना एकदम छोड़ दिया। आंसर फोन पर अक्सर उसका पैगाम हुआ करता कि वो घर पर नहीं है। वो फ्रेंड्स के इसरार पर उनके साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बना लेता था और फिर एकदम जाने से इनकार कर देता। चला भी जाता तो किसी वक्त भी बगैर बताए उठकर वापस आ जाता। वो यूनिवर्सिटी में भी यही कर रहा था। एक दिन जाता, 2 दिन गायब रहता, एक पीरियड लेता, अगले 2 पीरियड छोड़ देता। अपने अपार्टमेंट में कभी कभार वो सारा दिन बेड पर लेटे हुए गुजार देता। बाज दफा वो फिल्म देखना शुरू करता और 1.5-2 घंटे के बाद भी उसकी समझ में ये नहीं आता कि वो क्या देख रहा है। टीवी चैनल्स घुमाते हुए वो इसी कैफियत का शिकार रहता। उसकी भूख खत्म हो गई थी। वो कोई चीज खाना शुरू करता और फिर एकदम उसका दिल डूब जाता। वो इसी तरह उसे छोड़ देता। बाज दफा वो पूरा पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता था, सिर्फ यू के बाद देगरे काफी के कप अपने अंदर अंडीलता रहता। वो चीन समोकर नहीं था, मगर उन दिनों बन गया था। वो अपनी चीजें बहुत कुरीने से रखने का आदी था, मगर उन दिनों इसका अपार्टमेंट जिंदगी की मिसाल था और उसे इन बिखरी हुई चीजों को देखकर कोई अलझन नहीं होती थी। उसने अपने बहन भाइयों और वालिदीन से भी गुफ्तगू बहुत मुख्तसर कर दी थी। वो फोन पर बोलते रहते, वो दूसरी तरफ कुछ भी कहे बगैर खामोशी से सुनता रहता
या हूँ हाँ, मैं जवाब दे देता। उसके पास उन्हें बताने के लिए, उनके साथ शायर करने के लिए, एकदम सब कुछ खत्म हो गया था और उसे उनमें से एक बात है कि भी वजह मालूम नहीं थी और उसे ये बात भी मालूम थी कि उसकी इन तमाम कैफियत और हालत का ताल्लुक उमामा हाशिम से है। ना वो उसकी ज़िंदगी में आती, ना उसके साथ ये सब कुछ होता। पहले वो उसे नापसंद करता था, अब उसे उमामा से नफ़रत होने लगी थी। पछतावे का जो हल्का-सा एहसास कुछ अरसा उसके वो साथ रहा था, वो गायब हो गया था। उसके साथ जो हुआ, ठीक हुआ। मैंने उसके साथ जो किया, ठीक किया। उसके साथ उससे ज़्यादा बुरा होना चाहिए था। वो खुद ब खुद ही अपने आप से कहता रहता। उसे इमामा हाशिम की ज़बान से निकले हुए हर लफ्ज़, हर हर्फ़, हर जुमले से नफ़रत थी। उसे उसकी बातें याद आतीं और उसकी नींद गायब हो जाती। एक अजीब-सी वहशत उसे घेर लेती। उसने उस रात जिन बातों का मज़ाक उड़ाया था, वो अब हर वक़्त उसके कानों में गूंजने लगी थीं। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या मैं अपने होश, वो हवास आहिस्ता, आहिस्ता खोता जा रहा हूँ? क्या मैं शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हूँ? बाज़ दफ़ा उसे बैठे, बैठाए खौफ़ महसूस होने लगता। हर चीज़ की बेमानवियत बढ़ती जा रही थी। हर चीज़ की बेमकसदियत और अयां हो रही थी। वो कहाँ था? क्या था? क्यों था? कहाँ खड़ा था? क्यों खड़ा था? उसे हर वक़्त ये सवालात तंग करने लगे। क्या होगा अगर मैं येल हूँ से एक एमबीए की डिग्री ले लूँगा? बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। कोई फेकड़ी शुरू खोलूँगा। फिर क्या ये वो काम था जिसके लिए मुझे ज़मीन पर उतारा गया? सा 150 आई, क्यों लेवल के साथ कि मैं चंद और डिग्रियाँ लूँ, शानदार सब्सिडेंस करूँ, शादी करूँ, बच्चे पैदा करूँ, ऐश करूँ, फिर मर जाऊँ। इसने ज़िंदगी में 4 दफ़ा सिर्फ़ अपने तजस्सुस के लिए मौत के तजुर्बे से गुज़रने की कोशिश की थी, मगर अब शदीद डिप्रेशन के आलम में भी वो खुदकशी की कोशिश नहीं कर रहा था। 24 घंटे मौत के बारे में सोचने के बावजूद भी वो उसे छोना नहीं चाहता था। लेकिन अगर उससे कोई ये पूछ लेता कि क्या वो ज़िंदा रहना चाहता है, तो वो हाँ, मैं जवाब देने में भी तामुल करता। वो ज़िंदा रहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ज़िंदगी के मफ़हूम को नहीं जानता था। वो मरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मौत के मफ़हूम से भी वाकिफ़ नहीं था। वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहता था, क्योंकि वो ज़िंदगी के मफ़हूम को नहीं जानता था। किसी ख़ला में मुअल्लिक़ था, किसी दरमियान वाली जगह में, किसी बीच वाली कैफ़ियत में, ज़िंदा रहते हुए मुर्दा, मुर्दा होते हुए ज़िंदा। वो सरशारी की इंतहा पर पहुँच रहा था। लम्हा बह, लम्हा, सपांच सो आई, क्यों लेवल रखने वाला, वो शख्स जो अपने सामने कही और सुनी जाने वाली कोई भी चीज़ नहीं भुला सकता था। सिगरेट का धवां उड़ाते, नबीर के घूँट लेते, नाइट क्लब में रक़स करते, महँगे रेस्टोरेंट में डिनर करते, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुज़ारते। वो सिर्फ़ एक बात सोचता रहता, क्या ज़िंदगी का मकसद यही है? ऐश और आसाइश, शानदार लिबास, बेहतरीन खुराक, आली तरीन सहूलतें, 60-70 साल की एक ज़िंदगी और फिर? उसके बाद उस फिर का कोई जवाब नहीं होता था। मगर उस फिर खोंटी की वजह से उसकी ज़िंदगी के मामूलात बिगड़ गए थे। वो रिफ्ता-रिफ्ता बेख़वाबी का शिकार हो रहा था और ये उन्हीं दिनों था कि उसने अचानक मज़हब में दिलचस्पी लेना शुरू की। डिप्रेशन से नजात के लिए वो बहुत से लोगों को यही काम करते देखता था। उसने भी यही काम शुरू कर दिया। उसने इस्लाम के बारे में कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश की। तमाम किताबें उसके सर के ऊपर से गुज़र गईं। कोई लफ्ज़, कोई बात उसे अपनी तरफ नहीं खींच रही थी। वो खुद पर जब्र करके चंद सफ़हात पढ़ता और उन किताबों को रख देता। कुछ वक़्त गुज़रने के बाद फिर उठाता, फिर रख देता। नहीं, शायद मुझे अमली तौर पर इबादत शुरू करनी चाहिए। उससे हो सकता है कि मुझे कुछ फ़ायदा हो। वो अपने आप को खुद ही समझाता और एक दिन जब वो साद के पास था, तो इसने यही किया। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। उसने साद को बाहर निकलते देखकर कहा, मगर मैं तो अशा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। साद ने उसे यादहानी करवाई। मैं जानता हूँ। उसने अपने जागर्स के तस्मे खींचते हुए कहा, मेरे साथ मस्जिद चलोगे? वो हैरान हो गया। हुआ। हाँ। वो खड़ा हो गया। नमाज़ पढ़ने के लिए? हाँ। सालार ने कहा, उस तरह देखने की क्या ज़रूरत है?